गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 जिसका शीर्षक है टॉल्स्टॉय के घर में, उस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उस पाठ के शेष भाग को हम आज इस नए वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 66 और 67। पेज नंबर 66 में बताया जा रहा है कि एक कमरा है, यानी एक रूम है। उस रूम के बारे में उनके जो सेक्रेटरी है, गाइड है, वह बता रहे हैं कि यह उनका सोने का कमरा था। खिड़की के पास उनकी चारपाई बिछी हुई थी। दूसरी मंजिल से दूर तक फैले हुए खेत, गांव के मकानों की छतें और छोटी छोटी हरी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। उनकी पत्नी के सोने का कमरा अलग था, क्योंकि अंतिम वर्षों में आपस में खटपट रहने के कारण उनके सोने के कमरे अलग अलग थे। यानी जैसे जैसे बुढ़ापा आते गया, जितना प्रेम दोनों पति पत्नियों में था, कुछ समय के लिए कुछ कारणवश दोनों में खटपट हो जाता है, कहा-सुनी हो जाती है, जिस कारण दोनों का सोने का कमरा अलग हो जाता है। सुबह उठकर कुछ घंटे वो अपनी चारपाई पर बैठकर ही लिखा करते थे। एक अन्य कमरे में एक और मेज थी, जिस पर टॉल्स्टॉय की पत्नी पहले उनकी पांडुलिपियों की नकल किया करती थी। शायद युद्ध और शांति जैसी बड़ी पुस्तक की उन्होंने 3 बार नकल की थी, परंतु बाद में उन्होंने यह सब छोड़ दिया था और नकल करने के कारण ही पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव था। इससे तो यह बात साबित हो चुकी है, क्योंकि जो लेखक हैं राम कुमार, वह जो लिखते थे, टॉल्स्टॉय लिखा करते थे, जो किताब या पुस्तकें वो लिखती, उसकी उनकी पत्नी क्या थी, नकल कर देती थी, वह उसे लिखती थी। इसी कारण दोनों में अनाबन या कहा-सुनी होती थी। आगे है, खाने का कमरा दूसरी मंजिल के सिरे पर था। यह बहुत बड़ा था। बीच में एक मेज थी, जिसके इर्द गिर्द 12 कुर्सियां रखी हुई थी। 2 बड़े बड़े पियानो थे। टॉल्स्टॉय को संगीत का बहुत शौक था और प्रायः खाने के बाद उनकी लड़की पियानो पर किसी क्लासिकल संगीतकार का संगीत बजाया करती थी। चारों ओर आराम कुर्सियां थीं, जिन पर खाने के बाद लोग आराम किया करते थे। दीवार पर रेपिन के बनाए हुए चित्र थे। रेपिन चित्रकार था। वह टॉल्स्टॉय के अभिन्न मित्रों में से एक थे और कितने कितने दिन आकर उनके पास रहते थे और उनके चित्र बनाते थे। रेपिन की चित्रों को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो उन्होंने टॉल्स्टॉय की आत्मा और उनकी हृदय की गहराई को छू लिया होगा, जिसका अभ्यास टॉल्स्टॉय की आंखों से हुआ। इस कमरे का वातावरण अत्यंत सजीव जान पड़ा। आंखों के सामने कल्पना के वे चित्र घूमने लगे, जब टॉल्स्टॉय का परिवार खाने के बाद उस कमरे में जीवन भर देता होगा। नीचे की मंजिल में कुछ अतिथियों के लिए कमरे थे। एक उनके डॉक्टर का था, जो उनके साथ ही रहता था, और अंतिम बार जब सदा के लिए टॉल्स्टॉय ने अपना घर छोड़ा, तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया था। एक और उनका निजी कमरा था। उनके सेक्रेटरी ने बतलाया है कि यह कमरा उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था। यानी वहाँ किसी प्रकार की आवाज़ या किसी प्रकार की असंतुष्टता या किसी प्रकार की चिल्लाहट आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी, या किसी प्रकार का उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होता था। यहाँ उन्होंने सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सारा वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक आना करीनीना में लेविन के कमरों की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेविन के चित्रों में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों में के माध्यम से कह डाला है। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का बर्तन रखा था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में बाहर जाकर कुएं से
स्वयं पानी भरकर लाते थे। आगे है, जब मकान से बाहर निकले तो हम तीनों ही चुप थे, मानो 2 घंटों तक कोई स्वप्न देख रहे थे। बाहर तेज धूप निकली हुई थी और कुछ क्षणों के लिए मेरी आंखें उस रोशनी में चौंधिया सी गई थी, क्योंकि लगातार निरंतर 2 घंटे 3 घंटे तक उस कमरे के अंदर, उस चारदीवारी के अंदर, उस म्यूजियम के अंदर, उस संग्रहालय के अंदर, उस आत्माओं का जो संसार बसा था उस घर में, उसमें टॉल्स्टॉय का जीवन स्वरूप दिखाई पड़ रहा था। वहाँ से निकलने के बाद एकाएक जब रोशनी पड़ती है तो आँख चौंधिया सी जाती है। लोगों के झुंड इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम टॉल्स्टॉय की समाधि की ओर बढ़े, जो उस घर से 2 फर्लांग की दूरी पर था। पतली सी सड़क के दोनों ओर विशालकाय हरे भरे पेड़ों की कतारें आकाश को ढके हुए थी। छोटे छोटे बाग, कहीं फूलों की क्यारियां और कहीं उबड़ खाबड़ झाड़ियां थीं। सेक्रेटरी धीमे स्वर में धीरे धीरे टॉल्स्टॉय के विषयों में कुछ कह रहे थे, परंतु मेरे कानों तक उनका स्वर पहुंच नहीं पा रहा था। चारों ओर उदासी भरा एक सन्नाटा छाया हुआ था। समाधि से थोड़े दूर पहले सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि इससे आगे लोगों को चुप रहना चाहिए। समाधि क्या है? समाधि जहाँ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दफन किया जाता है और उसे स्मारक का रूप दिया जाता है, उसे यादगार के लिए, उसी को हम लोग समाधि बोलते हैं। एक छोटा सा मामूली पत्थर प्रकृति के बीच में पड़ा था, जिस पर रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था। टॉल्स्टॉय अपनी मृत्यु के पूर्व वह एक विशेष आदेश देते हैं सबको कि उनकी समाधि किस तरह से होनी चाहिए उसके बारे में। वह बोलते हैं कि जैसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसे ही उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी व्यक्ति का भाषण न हो, उसका स्थान भी वह स्वयं चुनकर गए थे। उनकी समाधि के निकट हम झुके और बिना एक भी शब्द कहे हमने उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। हम दबे पांव वापस लौट आए। बाहर निकलकर अपने डायरेक्टर के साथ एक रेस्तरां में खाना खाया, यानी एक होटल में, रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बतलाया कि वहाँ वर्षों से टॉल्स्टॉय के जीवन और उनके कवित्व का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से टॉल्स्टॉय द्वारा चित्र, कथांकों आदि का विश्लेषण वह करते आ रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष वह इसी म्यूजियम में वह व्यतीत करना चाहते हैं। ये डायरेक्टर की इच्छा थी। हमारी कार फिर तेजी से मॉस्को की ओर रवाना हो गई। रेडियो से फिर संगीत की ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचने लगी। शाम की धुंधली रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ लंबी होने लगी। अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। सुबह आते वक्त खिड़की से बाहर जिन गांव, शहरों और मकानों को देखने में जो मेरी दिलचस्पी थी, वह अब समाप्त हो गई थी, क्योंकि नया नया जगह हम लोग जब जाते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, तो एक उमंग रहता है, उत्साह रहता है उसको देखने की, वहाँ की जानकारी प्राप्त करने की। और जैसे जैसे वहाँ की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, हमारे हृदय की इच्छा शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मैंने आंख बंद कर ली, परंतु याचनाया पोलायना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। और लेखक बोलते हैं, मेरे लिए यह एक तीर्थ यात्रा है, कोई तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। 5 वर्ष पूर्व फ्रांस में रोमा रोला का घर देखने के बाद जो भावनाएं उठी थी, वही मैं इस समय भी अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार की तीर्थ यात्रा से कितना उत्साह मिलता है और कितना प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से इस पाठ का समापन हुआ। इस पाठ में हम जो उसके शेष भाग थे, सोने का कमरा,
उनकी समाधि स्थल, उनके खाने का कमरा, उनके रहने का कमरा, उनके द्वारा लिखित जो एक विशेष कमरा था जहाँ वो बैठ के लिखा करते थे, और उनके दोनों पति पत्नी के बीच जो अनबन हुई थी, वो सारी बातों की जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न अभ्यास को देखेंगे।